नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बेल्लारी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं कि केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकी साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया है। आज आतंकवाद का स्वरूप भी बदल रहा है। स्मगलिंग हो, ड्रग्स का कारोबार हो, सांप्रदायिक उन्माद हो, अब सबके तार कहीं न कहीं आतंकवाद से जुड़ते हैं। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेहतिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहना। वहीं उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी आज शुक्रवार को मेरठ पहुंचे। मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। मेरठ में जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि अवसरवादी और परिवारवादी ही नहीं थे, ये तमंचावादी भी थे। युवाओं के हाथों में भी तमंचा पकड़ाते थे। आज युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं, टैबलेट है। बाह्य दृष्टि से भी और आंतरिक दृष्टि से भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईएम और तमाम अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ ही जो नए सिरे से भारत की पहचान बनी है, अब तो हमारा हापुड़ भी उसके साथ जुड़ रहा है। देश की पहली रैपिड ट्रेन दिल्ली से गाजियाबाद हापुड़ होते हुए मेरठ को जोड़ेगी। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ
को हापुड़ होते हुए प्रयागराज से जोड़ेगी। अब तक प्रयागराज पहुंचने में जो 12, 14, 16 घंटे लगते हैं, एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद, गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद इस दूरी को मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा पाएगा। एक नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। 12 लेन एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से मेरठ की दूरी को उसने सीमित कर दिया। मात्र 45 मिनट की दूरी तय की जा सकती है। और इसीलिए एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हो रहे बड़े बड़े कार्य, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में करोड़ों गरीबों को सिर ढकने के लिए छत दे दी गई। करोड़ों गरीबों के घर में शौचालय बन गया। करोड़ों गरीबों के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड आ गया। करोड़ों गरीबों के लिए जनधन के अकाउंट खुल गए। 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। पेशेवर माफिया और अपराधियों के हाथ तो आप देख ही रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश की जनमानस सुरक्षित है, विकास के बारे में सोच रही है। परेशान है तो परिवारवादी लोग परेशान हैं और तमंचावादी परेशान हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं भी बदली हैं। आज लोगों ने उत्तर प्रदेश का नागरिक हमारा कहीं जाता है, लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। 6 वर्ष पहले हमारा नौजवान अपनी पहचान को छुपाता था। आज पहचान को छुपाता नहीं, सीना तान करके बोलता है कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। क्या नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश में? पूरे देश के पेट को भरने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश रखता है। और देश का सबसे ज्यादा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का बेस भी उत्तर प्रदेश के पास है। जब कोरोना कालखंड में एकाएक 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश आए, लोग मुझसे बोलते थे क्या करेंगे, कैसे इनका पालन पोषण करेंगे। अरे हमने कहा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी को अपने साथ जोड़ता है। तो 40 लाख लोग तो हमारे अपने हैं, ये आ रहे हैं तो इनका स्वागत है, इनका उपयोग हम उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर बवाल लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर सीएम आवास के बाहर लगातार प्रदर्शन किया है। अगर आज बीजेपी ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और केजरीवाल पर निशाना भी साधा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल का मकान सद्दाम हुसैन किम जोंग के मकान की तरह है। अब भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आप सभी ने कई बार यह शब्द सुना होगा कि सफलता के द्वार खुल रहे हैं, आंखों के द्वार खुल रहे हैं। परंतु आज हम आपके सामने कुछ सेकंड की एक वीडियो दिखाएंगे जो ये दिखाएगा कि आंखों के द्वार खुलने के साथ साथ निर्लज्जता के द्वार किस प्रकार से खुल रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनका वैभवपूर्ण प्रासाद, लग्जरियस महल, जिसके विषय में कई बार उनके नेता उसके बचाव में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से तुलना करने का प्रयास करते थे, परंतु अब मुझे लग रहा है जिस प्रकार के नए दृश्य और तथ्य सामने आए हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे इससे पूर्व ऐसा लगता था
कि उनका आवाज भारत के कतिपय भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त नेताओं के वैभवशाली मकानों के समकक्ष है। परंतु अब मुझे लगता है, याद है उन्होंने 2 बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में कुछ छपवा के अपने को दिखाया था ना कि वो कितने बड़े इंटरनेशनल फिगर हैं। पर अब तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सद्दाम हुसैन के मकान में जिस ढंग की चीजें दिखाई पड़ती थी, चर्चा में आती थी, या किम जोंग उन के मकान में जिस ढंग की चीजों के चर्चाएं आती थी, अब तो उसके समकक्ष आती दिखाई पड़ रही है। मतलब मानना पड़ेगा कि वो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल ही नहीं बन गए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की उन्होंने स्थिति प्राप्त कर ली है दुनिया को दिखाने के लिए कि किसी चीज को टच नहीं करते, फाइल को टच नहीं करते, सब रिमोट से चलाते हैं। कहीं सत्येंद्र जैन जी बोलेंगे से करवा देंगे, कहीं सिसोदिया जी से, और तो और पार्टी को भी टच नहीं करते। साहिब आलम के आने के साथ ही पार्टी को एक्शन में आ जाना चाहिए, उसमें भी रिमोट से कोई चीज खुद नहीं साइन करेंगे। और इस प्रकार की एक धारणा और मीडिया में समाचार हैं कि पंजाब की सरकार को भी रिमोट से ही कंट्रोल करते हैं। तो आपने देखा कि उन्होंने यह जो बताया और उससे पूर्व का उनका वक्तव्य, अब मैं उनका एक और स्टेटमेंट आपको शब्दशः पुनर्स्मरण कराए दे रहा हूं, रिमाइंड के दे रहा हूं। यह 27 अक्टूबर 2013 को उनका किया गया ट्वीट है। कोट, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। मैंने सुना है कि उनके बाथरूम में भी एसी लगा है। कौन भरता है उनके एसी का बिल? मैं और आप भरते हैं? आगे गौर फरमाइएगा। मेरा तो कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है, अनकोट। शायद ऐसे ही लोगों के लिए वह पंक्ति लिखी गई है कि विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। और आपने देखा कि मुफ्त की चीजें दिखाकर खुद क्या हासिल किया है। मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहूंगा कि यहां पर विषय सिर्फ आरोप लगाने का नहीं है, विषय सिर्फ उनका असली चेहरा दिखाने का नहीं है, विषय सिर्फ कटाक्ष का नहीं है, विषय उस दर्द का भी है, उस धोखे का भी है जो दिल्ली की जनता ने अनुभव किया है। क्योंकि दिल्ली की जनता ने एक विश्वास किया था उन बातों के ऊपर, और मुफ्त के नाम पे देने के संदर्भ में अगर मैं ये कहूं कि मुफ्त में उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिल्ली की जनता को। वहीं गाजियाबाद के लोनी में राष्ट्रीय लोक दल पार्टी की प्रत्याशी रंजीता धामा जनता के बीच पहुंची, जहां उन्होंने भरपूर समर्थन मिला। आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी में सभी पार्टियों के प्रत्याशी जहां एक तरफ चुनावी क्षेत्र में अपनी ताल ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक दल पार्टी से प्रत्याशी रंजीता धामा को जनता से भरपूर सहयोग मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रंजीता धामा के साथ चुनावी मैदान में खतौली के विधायक मदन भैया, समाजवादी पार्टी से उम्मेद पहलवान और पूर्व विधायक जाकिर अली, जिला अध्यक्ष सरताज खान भी मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं। वहीं रंजीता धामा जनता के बीच में पहुंची और लोनी की जनता से आने वाली 11 तारीख को हैंडपंप पर वोट देने की अपील की। जो व्यक्ति सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, वे लोग कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि उन्होंने किस किस को। वहीं यूपी में चौथे चरण में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। इसी कड़ी में अली नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 32 के लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता रहे ब्रजेश लोधी भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने इस नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया है। ब्रजेश लोधी समाज से आते हैं। लोधी समाज के अलावा उनको अन्य समाज और युवा से लेकर बुजुर्ग महिलाओं का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि ब्रजेश लोधी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। वो लंबे समय से अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्य करते रहे हैं।
वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक हैं। अठावले ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने का ऑफर भी दिया था। वहीं रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाएंगे। चूल्हे पर खाना बनाती है, धुएं से उनकी आंखें लाल बुंद हो जाती है। तो घर घर में गैस सिलेंडर होना चाहिए। इसलिए जिनके घर में गैस सिलेंडर नहीं है उनको गैस सिलेंडर फ्री में देने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया 2016 में, और अभी तक कम से कम 9 करोड़ 58 लाख इतने लोगों को देश भर में गैस सिलेंडर मिले हैं। और उड़ीसा में देखा जाए तो 53 लाख 20,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले, गैस कनेक्शन और गैस सिलेंडर मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इस प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन की है, उसमें 2015 में योजना तो शुरू हुई और अभी तक पूरे देश भर में 73 लाख 61,000 इतने लोगों को टॉयलेट के साथ उनको मकान मिला है। और जो कलिंगा का युद्ध था, सम्राट अशोका ने कलिंगा का युद्ध बहुत ही ताकत से जीता था, लेकिन उस विजय से सम्राट अशोक अस्वस्थ बन गए थे और युद्ध करने वाले सम्राट अशोक बुद्ध की तरफ चले गए और उन्होंने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो समानतावादी बुद्धिज्म है, उस बुद्धिज्म को उन्होंने स्वीकार कर पूरे एशिया में बुद्धिज्म को फैलाने का काम सम्राट अशोका ने किया था। तो कल बुद्ध जयंती है, तो इसीलिए यहाँ एक बुद्ध विहार में, श्रीलंका के बुद्ध विहार में एक फंक्शन रखा गया है और उसको अटेंड करने के लिए मैं आया हूँ। सुबह प्रोग्राम है, तो इसीलिए आज मैं मुंबई से यहाँ आया हूँ। तो हम यही चाहते हैं कि भाई बुद्धा का जो संदेश है, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें अहिंसा चाहिए। और शांति से मार्ग से ही सभी का विकास हो सकता है। कि 2022-23 मतलब लास्ट ईयर में 3,115 केसेस पूरे राज्य भर में हैं। तो ये आंकड़ा इतना ठीक नहीं, मतलब ज्यादा आंकड़ा है। तो इसीलिए मतलब माननीय नवीन पटनायक जी दलितों का सपोर्ट भी करते हैं। उनसे हमारी अपेक्षा ये है कि भाई ये केसेस कम करने के लिए कोशिश की जाए और समाज को जो जोड़ने का जो काम है, ये काम इंटरकास्ट मैरिज के माध्यम से होता है। यहाँ इंटरकास्ट मैरिज के आंकड़े मैंने देखा कि लास्ट ईयर में 1700 इंटरकास्ट मैरिज पूरे स्टेट भर में हो चुके हैं। तो कास्टिज्म को कम करने के लिए मतलब इंटरकास्ट मैरिज की आवश्यकता है। और गांव-गांव में मतलब शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। एक दशक बाद कांग्रेस की नगर निगम में वापसी हुई है। गुरुवार को नगर निगम के कुल 34 वार्डों के घोषित चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने 24 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं पिछले 5 साल नगर निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी महज 9 वार्डों में ही जीत पाई है। माकपा की झोली में 1 सीट आई है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई है। खास बात यह है कि इस बार के चुनाव में एक भी निर्दलीय उम्मीदवार जीत नहीं सका है। शानदार जीत के पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि चुनाव नतीजों से साफ है कि उनकी सरकार 4 महीने में काम से लोग खुश हैं। सबसे पहले तो मैं शिमला की जनता का, जो शिमला नगर निगम के दायरे में आती है और जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के लोग रहते हैं, जो मिनी हिमाचल के नाम से जाना जाता है, उस शिमला की प्रबुद्ध जनता का धन्यवाद करता हूं कि 10 साल के अंतराल के बाद पहली बार नगर निगम में हमें
पुनः काबिज होने का मौका मिला है। आप जानते हैं कि पिछले जब विधानसभा चुनाव होने थे तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह इन चुनावों को टालने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी हुए। और उसके बाद हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में अपना बहुमत दिया और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी और हम लोग सभी ने दिन रात मेहनत की और 5 माह में हमने जनता के हित से संबंधित फैसले किए और हमने हाथ के निशान पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस की विचारधारा के नाम पर चुनाव लड़ा। और आज हमारी ऐतिहासिक जीत इसलिए हुई है कि इतनी सीटें, जितने भी कारपोरेशन के आज तक चुनाव हुए, 24 सीटें आज तक किसी भी पार्टी को नहीं मिली, जो कि इस बार के ऐतिहासिक चुनाव में वापस। इसका मतलब यह है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हराया और सिंबल पर चुनाव करके हमने ये दर्शाया है कि हम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यक्रम हमारे द्वारा किए जा रहे हैं उसके पक्ष में जनता ने हमें वोट दिया और जनता हमारी नीतियों से सहमत है। हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे सभी सदस्य सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन से संबंधित हम आए दिन नए नए फैसले कर रहे हैं। इस प्रदेश को आर्थिक बदहाली से कैसे बाहर निकाला जाए। प्रदेश की आर्थिक स्थिति गंभीर है, फिर भी हमने विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और यही नहीं, हमने जहां भी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की समस्याएं थी उनको निपटाने का हमने कोशिश की। वह इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। तो बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से इस वक्त की दे रहे हैं। एनसीपी नेता शरद पवार ने अपने अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दिया था उसे वापस ले लिया है। एनसीपी पद से इस्तीफा दिया था, एनसीपी अध्यक्ष बने रहेंगे अब शरद पवार। बोले कार्यकर्ताओं का अनादर नहीं कर सकता। एनसीपी कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। 18 सदस्यों वाली कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर किया है। मीटिंग के दौरान एनसीपी कमेटी ने कहा कि सक्रिय राजनीति में रहते हुए शरद पवार की पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे। इसको लेकर शुक्रवार शाम को शरद पवार ने वाईईबी चौहान सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा की। तो बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र से दे रहे हैं, एनसीपी से जुड़ी ही, जहां पर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ताओं का अनादर नहीं कर सकते। मेरे साथ